27 लाख वोटर को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट गई थी और जुडिशियल अफसर अपॉइंट कराए थे और साची छोटा कर कह रही थी हमने देखा इलेक्शन कमीशन को दूर चटा दी, हमने जुडिशियल अफसर अपॉइंट करा दिए। वो पूरा प्रोसेस को डिले किसने कराया? और 27 लाख में कुछ केसेस में आपको बता देता हूँ, 7 केस ऐसे हैं जिनके 100 बच्चे हैं, एक व्यक्ति के 100 बच्चे हैं, 4 शादियां कर ले तब भी 100 बच्चे नहीं हो सकते। फिर कोई केसेस ऐसे हैं जिनके 379 बच्चे हैं, 310 बच्चे हैं। अरे इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज है। इन केसेस को बाहर करती ना इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब अगर कमीशन ने नहीं करना था, वो सुप्रीम कोर्ट ने करना था और आपका सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास ही नहीं है। आपको किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास ही नहीं है, तो उसके वोट का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ मैं जरा इससे। ठीक है पूजा जी, आगे बढ़ना है मुझे। लेट मी सारी चीजें आप लोगों को पता है, सारी की सारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्या है सब आप लोगों को पता है, बस उस पर बात करने के लिए बात हो रही है। सबको पता है कि क्या हो रहा है। राजू शर्मा के पिता जो है बहादुर लाल हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैं। बच्चे हैं 6, बच्चे हैं 10 और वो वोटर लिस्ट में शामिल है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है। एसआईआर करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत, वोटर्स जो हटने हैं वो हो जाए तो दिक्कत, ना हटे तो दिक्कत। समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग फिर कैसे काम करेगा। प्रदीप शर्मा जी मैं आपके पास जल्दी से आती हूँ वरना मैं इसी में घूमती रह जाऊंगी। प्रदीप शर्मा जी, आर्टिकल 355 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, एक सरकार बनने के बाद समस्या का हल निकला जाना चाहिए था। हमने ये देखा कि इलेक्शन के समय सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड थी, चुनाव आयोग ने सारा का सारा मोर्चा संभाल रखा था। अगर चुनाव खत्म होने के बाद ऐसी हिंसा की तस्वीरें दिखे तो सवाल किससे पूछा जाए फिर? पूर्णिमा जी, 355 जो आर्टिकल है वो यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो स्टेट के अंदर इंटरनल अगर कोई डिस्टरबेंस है तो उसको वो टेक केयर करे। और ऐसी स्थिति में अब अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली अभी क्योंकि ये जो समय है इस टाइम पे ये बफर पीरियड है। बफर पीरियड का मतलब कि जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है उसने अभी फॉर्मली इस्तीफा नहीं दिया है और नए वाले जो गवर्नमेंट फॉर्म होनी है उन्होंने शपथ नहीं ली है। तो ऐसे टाइम में अब इलेक्शन कमीशन का एक रोल होता है। इलेक्शन कमीशन बीइंग ए सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चाहिए जो उन्होंने किया कि वो डायरेक्शन दें वहां पर अब वहां पर जो नुमाइंदे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या प्रेसिडेंट के लिए वो वहां पर गवर्नर है। उन्होंने ईसीआई ने डायरेक्शन दे दी है ऑलरेडी, जहां तक कि मेरी नॉलेज का क्वेश्चन है। उन्होंने ऑलरेडी स्टेट चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस वहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। आप देखिए कि पब्लिक कोई एक आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला तो खड़ा होना थोड़ा मुश्किल है। पब्लिक कहां से क्या हो रहा है, अभी तो आप ये कह रहे हैं कि भाई कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं। इंसिडेंसेस कहां, किसने किए, कैसे किए? आप एक साइड आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर का ये बयान सामने आता है कि जी मैं तो इसके अंदर अब इस्तीफा दूंगी नहीं। तो आप ये बताइए ये क्या मतलब अपनी सिचुएशन को एस्केलेट करने वाला स्टेटमेंट नहीं है क्या? ऐसी स्थिति में जब आप यू वर हेड ऑफ द स्टेट, आपको चाहिए कि आप जो भी है रॉन्गली और राइटली, अगर आपको लगता है राइटली है तो आप इंसानियत से अच्छे तरीके से फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप उसी की शपथ लेकर जी। और अगर गलती है तो मैंने बताया कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होना कोई फाइनलिटी नहीं है। इसके बाद भी आप इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में डाल सकते हैं। आपके हाई कोर्ट है, कितने ही एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं। कई केसेस में मैं अपीयर हुआ हूं, दिल्ली के एमएलएस के केसेस में अपीयर हुआ हूं, मिनिस्टर्स के केसेस में अपीयर हुआ हूं, जिसमें कि इलेक्शन पिटीशन चैलेंज हुई है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं इस देश के अंदर ही जहां पर कि इलेक्शन रद्द हुए हैं। तो फिर इतनी आपने कहा 100 सीटें लूटी गई, तो आप डेटा लेकर जाइए ना, स्पेसिफिक बताइए कि कौन कौन सी सीटें आपकी लूट ली गई, और फिर उसके बाद उस पर ना हो तो फिर आप उसके बाद बात करिएगा। उससे पहले माहौल बनाने का क्या मतलब? अब एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा। देखिए, एक न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट। क्या होता है कि ये 20 साल पुराना लोगों का जो मुझे लगता है, आपने एक स्प्रिंग को दबाते रहे, अल्टीमेटली एक स्टेज आ गई जब वो स्प्रिंग ने रिबेल किया। ठीक है। जब रिबेल किया तो वो उतनी फोर्स से बाहर आएगा। इतने लोगों से मैं कितने लोगों की स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, मैगजीन्स में आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, मीडिया में आती हैं। संदेश खली में मैंने देखा कि वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं बड़ी शान से ये कह रहे हैं कि मैं तो बांग्लादेशी हूँ, आप कर लो क्या करना चाहोगे और मैं तो ऐसे ही करूंगा। मेरे को ये
यहाँ तक कि भी मतलब जो मीडिया से या न्यूज प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैगजीन्स वगैरह जो भी हैं, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो वहां पर जाकर ये था कि मतलब अबडक्शन एंड रेप वाज वेरी कॉमन फॉर हिम, कि जो उनको आ जाए, किसी की नई शादी हो जाए तो बहू अपने घर में ना जाकर उनकी इंटेंशन रहती थी कि वो उनके साथ रहे। तो इस तरह की हरकतें सरकार तो एक हद तक ही करेगी, हर आदमी के ऊपर वो खड़ा नहीं कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अपनी डायरेक्शंस दे दी हैं और ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर इज टेकिंग इट्स ऑन कोर्स। ठीक है, बंगाल की राजनीति ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से इंटिमेशन ड्रिवन हो चुकी है। अब या तो इसकी जड़ में जाइए कि आप कैसे बदलेंगे पूरा का पूरा वो चरित्र बंगाल का जो हमेशा होता गया, क्या वो एक कोई जादू की छड़ी घुमाते ही बदल जाएगा? और ये इंटिमेशन ड्रिवन पॉलिटिक्स तो हिस्सा रही है, नीचे के लोग तो वही है ना। आप कैसे 24 घंटे के अंदर सब कुछ बदल देंगे? और एज अ रिजल्ट जो हो रहा है पश्चिम बंगाल में वो तस्वीरें सबके सामने। पूर्णिमा जी, मैं तो इस चीज को फिर दोगलापन और दोहरापन मानूंगा कि जब लेफ्ट में हिंसा होती थी और वैसी ही हिंसा टीएमसी के कार्यकाल में कंटिन्यू हुई तो सारी की सारी गलती ममता बनर्जी की बता दी गई। लेकिन आज जब बीजेपी का शासन आ गया, बीजेपी की सरकार आ गई और इलेक्शन कमीशन का शासन जारी है, तब ये कहा जा रहा है कि अरे हिंसा तो हमेशा से ही होती थी, नीचे के लोग तो वही थे, नीचे के लोग तो वही रहेंगे। बात ऐसी है कि चाहे लेफ्ट की सरकार हो, टीएमसी की हो, बीजेपी की हो, इलेक्शन कमीशन की पैटर्न हो, नहीं बदलता। जिसकी भी सरकार है, जिसका भी शासन है, हिंसा की जिम्मेदारी उसकी है। पैटर्न बदलता है नहीं बदलता, लेकिन जिम्मेदारी हिंसा की हुक्मरानों पे ही रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, हमें यह देखने की जरूरत है कि हिंसा कर कौन रहा है। जितने भी हिंसा के चित्र आ रहे हैं वो सारे बीजेपी के झंडों के साथ आ रहे हैं, चाहे टीएमसी के ऑफिस पे बुलडोजर चल रहा हो और टीएमसी के झंडा लहराया जा रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति को ममता बनर्जी की साड़ी पहना के ममता बनर्जी के रूप में उनको परेड कराया जा रहा है। और मुझे माफी चाहूंगा आपके दर्शकों से भी उन्हें ये चित्र याद दिलाने के लिए, पर मुझे बिल्कुल मणिपुर में उन 2 लड़कियों का चित्र याद आया जिनको नंगा पूरा परेड कराया गया था। वैसे एक व्यक्ति को ममता बनर्जी की तरह ड्रेस करके बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के झंडों के साथ परेड करा रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, बसों में लोगों को मार रहे हैं। और सेंट्रल फोर्सेस 2.5 लाख फोर्सेस की तैनाती है, इलेक्शन कमीशन का शासन है। क्यों कुछ एक्शन नहीं हो रहा? क्यों कोई अरेस्ट नहीं हो रहे? क्यों ये हिंसा और उपद्रव नहीं रुक रहा? इसका कुछ नहीं पता। लेकिन प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ पैनल पे बैठ के संविधान विश्लेषक हैं, अधिवक्ता हैं, वो आके जस्टिफाई कर रहे हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये बहुत अच्छी बात है। ममता बनर्जी भी बोल देती कि लेफ्ट ने मेरे कार्यकर्ताओं पे हिंसा करी तो मैं उनके कार्यकर्ताओं पे करूंगा, आपने मर्डर करा तो मैं भी मर्डर करूंगा। ये कौन सी चीज है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद आते ही एकदम टूट गई है। जो चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हो रही थी वो बीजेपी की जीत के बाद हमारे साथ किया, हमने वो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ किया, तो फिर तो आपको फेहरिस्त निकाल कर बैठने चाहिए जितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई अभी तक। चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, चुनावों के दौरान, फिर बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं था ना। अगर इसी हिसाब से निखिल जैन साहब, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी हिसाब से जाऊंगी तो फिर तो अभी तक बीजेपी का कोई रोल ही नहीं था बंगाल में, कभी सरकार ही नहीं थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद इनके कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। एक सेकंड